हेलो दोस्तों, मेरे वी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं पार सीरीज, और इसी पार सीरीज के माध्यम से हम लोग संपूर्ण रेलवे के जीके जीएस को यहां पर पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 से लगाकर प्रैक्टिस सेट 12 तक आप लोगों को कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल इन्हें दे सकते हैं। हम लोगों ने आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। और यदि हमारा छोटा या बड़ा भाई कोई भी यदि चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिएगा बिगर किसी देरी से बढ़ेंगे आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, जरा देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है, किस राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। यानी किस राष्ट्र में हमें राष्ट्रमंडल खेल 5 बार उनका आयोजन हम लोगों को होता हुआ देखने को मिलता है। 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, न्यूजीलैंड या आपका इंग्लैंड, ये कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आप सभी जानेंगे कि जब राष्ट्रमंडल खेलों की बात होगी, पहले तो ये याद होना चाहिए राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब खेले गए थे। तो यह राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब खेले गए, तो पहली बार ये कब खेले गए थे 1930 में इन्हें ये कनाडा में खेला गया। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर बात करेंगे कि भारत में पहली बार ये खेल कब हुए थे। भारत में पहली बार, ये डाटा आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में पहली बार कब हुआ था। तो भारत में इनका पहली बार आयोजन भारत का हमें 2010 में हमें अंतिम रूप से, मान लीजिएगा अंतिम रूप से ही हमें इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हमें भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। और वहीं पर अभी हाल ही में 2022 में इन सभी खेलों का आयोजन कहां पर देखने को मिला था। तो जवाब होगा कि हमें इंग्लैंड में ये खेल देखने को मिले थे 2022 में। और यहाँ पर भारत ने क्या किया था, आप सभी जानते हैं कि भारत ने यहाँ पर 22 गोल्ड यहाँ पर मेडल प्राप्त किए थे। और फिर इसके साथ 10 भारत ने यहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त किए और 23 भारत ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर प्राप्त किए। ये सभी मेडलों का आंकड़ा आप सभी को याद होना चाहिए। और यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा कि ये जो राष्ट्रमंडल खेल है इनका 2026 में आयोजन कहां पर किया जाएगा, 2026 में इनका आयोजन कहां पर किया जाएगा, यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो आप बताइएगा कि इनका ग्लासगो, कहां पर, ग्लासगो या आपके स्कॉटलैंड में इनका आयोजन, स्कॉटलैंड में इनका यहां पर आयोजन किया जाएगा। तो ये सभी राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आप सभी को याद होना चाहिएगा। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा है कि इस राष्ट्र ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस राष्ट्र में हमें देखने को मिलेगा। तो नो डाउट जिसका जवाब हमें देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही 5 बार राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। 5 टाइम्स, 5 बार यह राष्ट्रमंडल खेल वहां पर हो चुके हैं। लेकिन पहली बार ऑस्ट्रेलिया में कब हुए थे, पहली बार इनका आयोजन हमें ऑस्ट्रेलिया में कब देखने को मिला, यदि सवाल पूछ लेगा तो आप लोग जो बताइएगा कि हमें 1938 कब, 1938 में इनका आयोजन हमें ऑस्ट्रेलिया में पहली बार यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। देखिएगा जो सवाल हम लोग को जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होता है। तो भारत के राष्ट्रपति के यहाँ पे चुनाव में कौन निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होगा। आप लोगों से यहाँ पर यह सवाल पूछा है। लेकिन ये भी याद होना चाहिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 के तहत भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और वहीं पर आर्टिकल 53 के अंदर आप लोग याद करिएगा कि आर्टिकल 53 के अंदर किस चीज का प्रावधान है। यहां पर हम लोगों को देख के रखा है कि आर्टिकल 53 में भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होंगे, कार्यपालिका के यहाँ पर प्रधान होते हैं। और वहीं पर आर्टिकल क्रमांक 64 में हम लोगों को उनके निर्वाचन मंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन मंडल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। अब हम लोगों से ये सवाल पूछा है यहाँ पर कि निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है।
पहला ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर जो दे के रखा है, देखिएगा जो फर्स्ट टाइम जो आप लोगों को ऑप्शन दे के रखा है, संसद के दोनों सदनों के ये निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, इसके दोनों सदनों के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति मंडल में शामिल होते हैं। लेकिन याद करिएगा, संसद के दोनों सदनों के मेंबर यदि मनोनीत किए गए हैं तो आप सभी जानते हैं जैसे राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा, तो केवल मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति में के चुनाव, ये निर्वाचन मंडल में यानी वोट देने में भाग लेते हैं। सेकंड हम लोगों को ऑप्शन दे के रखा है राज्यों की विधान परिषदों के सभी अध्यक्ष, नहीं, यही बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि विधानसभा के सभी मेंबर यहां पर क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए, परिषद जब होगा तो यहां पर परिषद वाले भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचन मंडल वाले, और जो विधानसभा लगती है विधान परिषद वाले यहां पर भाग नहीं लेते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें जो यहां पर ये जो देखने को मिलेगा, दिल्ली और पुदुचेरी की क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि हमारे पास में जितने भी यूटी हैं, उन यूटी में हमें दो राज्यों में विधानसभा या दो यूटी में हमें विधानसभा देखने को मिलती है, एक आपकी दिल्ली में और एक आपकी पुदुचेरी में हमें देखने को मिलेगी। तो इन दोनों को भी अधिकार दिया गया है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का, और यह अधिकार जो दिया गया वो 70वां संविधान संशोधन और 1992 को इन दोनों को यह अधिकार दिया। अब इनके भी विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो महामहिम राष्ट्रपति चुनाव में यहां पर वोट कर सकते हैं। फोर्थ जो हमें ऑप्शन देख रहे हो कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल हाँ, राज्य की विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, सभी निर्वाचित सदस्य महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में यहाँ पर वोट डाल सकते हैं, इतना याद होना चाहिएगा। और वहीं पर यदि हम लोगों को राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। नो डाउट आप सभी को भी याद होगा कि यदि हमें राष्ट्रपति को उनके पद से यदि हटाना है तो हमें महाभियोग प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, हमें आर्टिकल 61 में एक प्रक्रिया हम लोगों को यहाँ पर देख रखी जिसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया, और इसी महाभियोग प्रक्रिया का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये महाभियोग प्रक्रिया हम लोगों ने किस देश से स्वीकार किया है, तो हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के देश से हम लोग ये महाभियोग प्रक्रिया लेकर आए हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, जैसे लोकसभा होगी, इसके 2/3 सदस्यों ने यदि राष्ट्रपति के खिलाफ वोट किया तो यहाँ पर 2/3 लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद में राज्यसभा के 2/3 मेंबर की आप लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, तब आप लोग महामहिम भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। और एक ही परिस्थिति में हटाया जा सकता है जब महामहिम संविधान का अतिक्रमण करने का प्रयास करेंगे तभी। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। चलिएगा हम लोग इसके साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है, वेटिंग फॉर ए वीजा, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा देखने को मिलती है, B.R. अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, सत्यजीत रे या जवाहरलाल नेहरू। किनकी हमें फेमस बुक देखने को मिली जिसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, यदि आप लोग कुछ सवाल पूछ लेगा कि वेटिंग फॉर ए वीजा यदि आप लोग कुछ सवाल पूछ लेगा, या फिर आप लोगों को सवाल पूछेगा बहिष्कृत भारत, क्या पूछेगा, बहिष्कृत भारत, यहां पर सवाल पूछ लेगा, या फिर रुपया समस्या, कौन समस्या दोस्तों, रुपया समस्या, और यहां पर मूक नायक, कौन सी, मूक नायक, यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा मूक नायक या रुपया समस्या, बहिष्कृत भारत या फिर वेटिंग फॉर ए वीजा, ये तीनों ही बुक हमें किसकी देखने को मिलती हैं, लेकिन ये बुक हमें देखने को मिलती है B.R. अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें यहां पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर याद होना चाहिएगा। और वहीं पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ यहां पर इंडिया आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और वहीं पर अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये किसकी बुक है, यदि सवाल पूछेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया
और डिस्कवरी ऑफ इंडिया के साथ दे देगा अ बंच ऑफ ओल्ड। ये जो लेटर्स है ये दोनों किसकी बुक हमें देखने को मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की बुक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हम लोगों से जो सवाल पूछा था वेटिंग फॉर ए वीजा, ये बी आर अम्बेडकर की बुक हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नो डाउट मैं जानता हूं कि आप सभी को यह सवाल याद होगा कि 25 जनवरी सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। देखिएगा यदि मतदाता दिवस हम लोग मना रहे हैं और जनवरी के 25 जनवरी को, चलिए ये बताइएगा पहली बार इसको कब सेलिब्रेट किया, पहली बार इसे कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था ये बताइएगा। तो आप लोगों को याद होना चाहिए पहली बार इसे 25 जनवरी और 2011 को इसको पहली बार यहाँ पर मनाया गया था। तो आप लोगों से सवाल पूछ लेगा कि मतदाता दिवस सबसे पहले किस वर्ष से यहाँ पर प्रारंभ हुआ था। 2011 से हमें ये प्रारंभ होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को यहाँ पर जो देख रखा है, यहाँ पे 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। यानी जिन्हें 1913 में क्या मिल चुका था, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोगों को यहाँ पे सवाल का जवाब देना है। ठीक है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप सभी जानेंगे कि हुमायूं अकबर, नहीं, विष्णु डे, आपका अन्नदा शंकर राय या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्हें क्या दिया गया था, भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया था इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिएगा जो प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता दी गई थी। यानी निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में पहली बार वरीयता कब दी गई थी। चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता कब दी गई थी। यानी आप लोग याद करिएगा एलपीजी मॉडल हमें किस वर्ष आता हुआ देखने को मिलेगा, तो 1951 और 92 के बाद में हमें ये मॉडल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी जो आपके 1992 के बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिएगा जब पहली 5 ईयर प्लान जो हमें देखने को मिलेंगे, मैंने पहले ही बताया लेकिन फिर से बता देते हैं क्योंकि सवाल आएगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमें 1951 से लगाकर तो 1956 तक देखने को मिलेगा, फिर 56 से लगाकर तो 1961 तक ये हमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये सेकंड 5 ईयर प्लान देखने को मिलेगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि मुख्यतः कृषि को बढ़ावा दिया गया था, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और दूसरी में तीव्र यहाँ पर आप लोगों का औद्योगिकरण को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। इसके बाद जो तीसरी 5 ईयर प्लान आएगा, थर्ड 5 ईयर प्लान जो 1961 से लगाकर तो 1966 तक चलेगा, ये तीसरा होगा। यहाँ पर क्या दिया गया था, यहाँ पर आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया, और साथ ही इस कृषि और तीव्र दोनों को आपस में, उद्योग को आपस में जोड़ दिया गया, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और फिर इसके साथ में आप सभी जानेंगे 3 वर्षों का हमें यहाँ पर अंतराल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में 1969 से लगाकर तो 1974 तक आप लोग देखेंगे हमें चौथी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें क्या दिया गया, यहाँ पर हमें दिया गया है कि आपके स्थिरता के साथ आपकी वृद्धि या आपके स्थिरता के साथ हमें वृद्धि दिखानी होगी। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था जो हमें चौथी पंचवर्षीय योजना
यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बाद हमें यहाँ पे 1974 से लगाकर तो 1978 तक हमें 5वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर 2 सालों के लिए रोलिंग प्लान देखने को मिले। फिर आपका 1980 से लगाकर तो हमें आपके 1985 तक देखने को मिला। फिर इसके बाद में आपका 1985 से लगाकर तो हमें यहाँ पर हमें छठी पंचवर्षीय योजना, और आपके 1985 से लगाकर आपके 1990 तक आप सभी जानेंगे हमें 7वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। और इस 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में हमें यहाँ पर फिर से 2 सालों का अंतराल गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका 2 सालों का 1992 से लगाकर तो फिर आपके 1997 तक हमें 8वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद में 1997 से लगाकर तो हमें 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलेगी। फिर 9वीं के बाद फिर हमें 9वीं 5 ईयर प्लान के बाद में हमें 2002 से लगाकर तो हमें 2000 यहाँ पर 7 तक आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से लगाकर तो 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना, और 2012 से लगाकर तो 2017 तक हमें 12वीं पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। लेकिन आप लोगों से यदि सवाल ये पूछेगा कि निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में वरीयता कब दी गई थी, तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन रोलिंग प्लान कब आए थे, तो ये आपके 1979 और फिर ये आपके 80 में 79 और आपके 80 में 2 सालों तक हमें रोलिंग प्लान यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को क्या मिलेगा, और जो आप लोगों को यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो देखने को मिलेगा, बैंक दर वह ब्याज दर होती है। यानी केवल आप लोगों को यहाँ पर इकोनॉमिक्स सवाल पूछा गया है कि बैंक दर वह दर होती है। 4 ऑप्शन आप लोगों को देख रहे हैं। केंद्रीय बैंक सरकार को ऋण देती है, वाणिज्य बैंक जो होती है वो केंद्रीय बैंक को ऋण देती है, या जो केंद्रीय बैंक होती है वो वाणिज्य बैंक को ऋण देती है, या फिर सरकार केंद्रीय बैंकों को ऋण देती है। तो यदि सवाल पूछेगा कि बैंक दर क्या होती है, तो बैंक दर में क्या होगा, तो यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक होगी, केंद्रीय बैंक के द्वारा वाणिज्य बैंकों को क्या दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग यहाँ पर बैंक दर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हम लोगों को देखने को मिलेगा जो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखने को मिलेगा, लटकती घाटी कहां पर देखने को मिलती है। ये जो कती आप लोगों को वैली यानी जो घाटियां देखने को मिलती है, ये हमें कहां पर देखने को मिली, आप लोगों से सवाल पूछा है। ये महाद्वीपीय हिमानी क्षेत्र में, पर्वतीय हिम क्षेत्र में, घाटी हिमानी के 2 हिमानी के मिलने के, या ज्वारी हिमानी क्षेत्र में। तो आप लोगों से यदि सवाल पूछेगा, देखिएगा यदि कोई बड़ा ग्लेशियर होगा, यदि कोई बड़ा ग्लेशियर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी बड़े ग्लेशियर से यदि कोई बड़ी नदी का प्रवाह यदि हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी रिवर के अंदर ठंड के दिनों में छोटी छोटी नदियां आकर जब इसके अंदर मिलती हैं, यानी दोनों मान लीजिएगा इसकी सहायक रिवर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन ठंड के दिनों में क्या होगा कि ये दोनों जम जाएंगी, लेकिन इनके जमने के बाद इनकी जो पूरी संरचना हम लोगों को देखने को मिलेगी, इन दोनों रिवर के जमने से जो संरचना हमें देखने को मिलेगी वो एक घाटी के रूप में देखने को मिलती है। तो जिसे हम लोग लटकती घाटी हम लोग कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, यदि हम लोग भारत की प्रमुख घाटी, बहुत सारी घाटियां हमें भारत में देखने को मिलती है, लेकिन जब हम लोग जो बात करेंगे मालना घाटी, कौन सी घाटी, मालना घाटी। मालना घाटी के बाद किन्नौर घाटी, कौन सी घाटी, किन्नौर यहाँ पर घाटी। और किन्नौर घाटी के बाद आप लोग यहाँ, ये दोनों घाटियां कहाँ पर देखने को मिलती है, आपके हिमाचल प्रदेश में, और वहीं पर
घाटी हमें कहां पर देखने को मिलेगी, या आपके JNK में हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसी के साथ आपकी कुल्लू घाटी, कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यदि आपकी परीक्षा में, यदि आपके CBT 1 रेलवे में या CBT 2 या आपके रेलवे में यदि प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि मालना जो वैली है, मालना जो घाटी है, या फिर आपकी ये जो वैली है, इसके बाद आपकी कुल्लू वैली जो देखने को मिलेगी, या आपके हिमालय के कौन से भाग का हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये जो सभी घाटियां हैं, या आपके सभी के, देखिए ये जो मालना घाटी के बाद में फिर आपकी ये किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी, ये जितनी भी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है, सभी मध्य हिमालय का हिस्सा, कहाँ कौन सा, मध्य हिमालय का हिस्सा मानी जाती हैं। ठीक है, यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आए तो आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हर बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, बाघ बाघ ये गुफाओं पर बने चित्रों का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है। तो कौन से काल से हमें बाघ गुफाओं का संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, मोखरी, मौर्य, चोल या फिर गुप्त। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा, ये गुफाओं का संबंध हमें बेसिक, देखो मुख्य तौर पर 2 वंशों का हमें उस पर चित्र देखने को मिले हैं बाघ गुफाओं पर। एक तो आपके सातवाहन वंश के शासकों के भी प्रमाण हम लोगों को देखने को मिले, लेकिन 7 ऑप्शन जब सातवाहन जो डायनेस्टी जो वंश है, जब वो ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा, तो फिर आप लोगों को गुप्त वंश जरूर देखने को मिलेगा। यही सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। मुख्य तौर पर बाघ गुफाओं में सातवाहन के साथ गुप्त वंश के शासकों के प्रमाण, जो चित्रकारिता के प्रमाण हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, तारामती चोटी किस राज्य में है। कौन सी चोटी, तारामती चोटी आप लोगों से सवाल पूछा है। और ज्योग्राफी देखो, यानी आप ये मानिएगा कि जब आप लोग रेलवे में CBT 1 देने जाएंगे तो आपको हिस्ट्री के ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन जब आप CBT 2 देखने को जाएंगे, जब आप लोगों का टायर 1 पास होगा, देखो तो जो CBT 2 में आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इनसे 7-8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और कुछ इसी पैटर्न के, इसी प्रकार के सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों से जो सवाल पूछा है यहाँ पर कि तारामती चोटी किस राज्य में है, अब ये चोटी बताइएगा, आपके हरियाणा में, राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में, या फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। कहां पर हमें ये चोटी देखने को मिलती है। तो यदि सवाल पूछेगा तारामती, कौन सी चोटी, तारामती चोटी अगर आप लोगों से पूछेगा तो हमें ये महाराष्ट्र में कहां पर देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिलती है। फिर इसके साथ महाराष्ट्र में एक कलसुबाई चोटी, कौन सी चोटी, कलसुबाई चोटी। तो ये कलसुबाई चोटी भी कहां पर देखने को मिलेगी, तो कलसुबाई चोटी भी हम लोगों को महाराष्ट्र में कहां पर देखने को मिलेगी, ये भी महाराष्ट्र में जो देखने को मिलेगी। और वहीं पर यहां पर आप लोगों को एक चोटी जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई जो है, ये जो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, ये सभी आप सभी जानेंगे, ये आपको केरल व तमिलनाडु की सीमा पर देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ में यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि आपकी इलायची की पहाड़ियां आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये केरल कहां पर देखने को, इनका अधिकांश भाग हमें केरल में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके साथ में आपकी कौन सी घाटियां, ये आपकी सेसर कागेर श्रेणी है, ये आप लोगों को लेह में, हमारे लेह लद्दाख में देखने को मिलेगी। इसके साथ त्रिशूल, कौन सा पर्वत, एक त्रिशूल चोटी आप लोग याद करिएगा। त्रिशूल चोटी यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा तो आपके हमें उत्तराखंड में यह देखने को मिलती है। कौन सी चोटी, तो जवाब याद रखिएगा, त्रिशूल चोटी देखने को मिलेगी। इसके साथ में यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि धूपगढ़ चोटी, कौन सी चोटी, धूपगढ़, तो धूपगढ़ चोटी आपको किस राज्य में, तो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। और वहीं पर सद्भावना शिखर, कौन सा, सद्भावना शिखर,
सद्भावना शिखर आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो ये भी ये भी चोटी है, ये भी आप लोगों को मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके साथ यदि सवाल पूछेगा कि पारसनाथ कौन सी चोटी, पारसनाथ की चोटी, तो पारसनाथ की चोटी छोटे नागपुर प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी आप लोगों को छत्तीसगढ़ में यहाँ पर देखने को मिलेगी। पारसनाथ के साथ यहाँ पर गुरु शिखर, कौन सा शिखर? गुरु शिखर जो चोटी है ये हमें राजस्थान में यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन फिर इसके बाद में और क्या याद कर सकते हैं आप लोग? इसके बाद में गुरु शिखर हो गया, और गुरु शिखर के बाद में पारसनाथ, इसके बाद टोडा बेटा। टोडा बेटा आप सभी जानेंगे कि यह आपके तमिलनाडु प्लस आपकी केरल की सीमा पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो टोडा बेटा है यह आपके दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची बड़ी चोटी देखने को मिलेगी, और आपके अन्नामड़ाई जो मैंने ऊपर आप लोगों को लिखा है वो सबसे बड़ी चोटी हमें वहां पर देखने को मिलती है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो ये टोडा बेटा हो गए, ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर देखने को मिलेगी। और इसके साथ एक और याद कर लीजिएगा, देवमाली। कौन सी चोटी? देवमाली चोटी। तो ये देवमाली जो चोटी आप लोगों को देखने को मिलेगी आपके उड़ीसा राज्य में। कौन सा राज्य में? उड़ीसा राज्य में आप लोगों को यह देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एटलीस्ट सभी चोटियों के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है? तो आप सभी जाने जब हम लोग आपकी इकोनॉमिक पढ़ते हैं, ये आप लोगों का हम लोग पढ़ेंगे कि बाजार मूल्य पर या जब हम लोग निकालते हैं एनएनपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही माना जाएगा। देखिए जीडीपी क्या होती है, फिर आपके एनएनपी क्या होती है, ये क्या होती है, तो ये आप लोगों को इकोनॉमिक में देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा और बहुत बहुत बेहतरीन शानदार टॉपिक हमें देखने को मिलेगा। कभी हमें ऐसा लगा कि आप लोगों को पढ़ाना चाहिए तो हम आप लोगों को जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों से सवाल पूछा है कि धनोधर पहाड़ियां किस भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलेगी? कौन सी पहाड़ियां? धनोधर। तो ये धनोधर पहाड़ियां हमें किस राज्य में देखने को मिलेगी? या आपके अंडमान निकोबार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर पश्चिम बंगाल में? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये धनोधर पहाड़ियां जो है, ये धनोधर पहाड़ियां जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये आपके गुजरात में देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। ये गुजरात में जो कच्छ वाला जो क्षेत्र है, या फिर गुजरात में जो कच्छ वाला जो रण है, मैदान देखने को मिलता है, वहां पर हमें देखने को मिलती है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आपकी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्यों में, या आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो आपको स्टैचू ऑफ यदि पूछा जाएगा कि आपकी स्टैचू ऑफ आपकी यूनिटी कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में देखने को मिलेगी। और वहीं पर ये आपके स्टैचू ऑफ पॉस्पेरिटी, पॉस्पोरिटी, ये कहां पर देखने को मिलेगी? ये कर्नाटक में देखने को मिलेगी। और वहीं पर आपकी स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये कहां पर देखने को मिलेगी? तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि आपकी स्टैचू ऑफ जो नॉलेज है ये हमें महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। और वहीं पर आपकी स्टैचू या आपकी स्टैचू ऑफ बिलीव, ये कहां पर देखने को मिलेगी? बिलीव आप लोगों को राजस्थान में देखने को मिलेगी। और वहीं पर ये हो गया, ये आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात, ये आप सभी जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, आप लोगों को याद रखना है। और ये पॉस्पेरिटी, ये केम्पे गौड़ा की मूर्ति, हमें केम्पे गौड़ा की मूर्ति यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ में नॉलेज, ये हमें यहाँ पर बाबा साहेब की हमें मूर्ति देखने को मिलेगी, भीमराव अम्बेडकर साहब की। और जो बिलीव है राजस्थान में, ये हमें हमारे शंकर देव जी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, भगवान शंकर देव की मूर्ति यहाँ पर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा
हमें आपके स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर देखने को मिलेगी, थर्ड ऑप्शन है गुजरात में हमें ये देखने को मिलती है। इसके साथ ये वाले भी स्टैचूज आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट प्रश्न जो है, बी बलसारा निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से है, बी बलसारा किस वाद्य यंत्र से हमें देखने को मिलेंगे, जल तरंग, सारंगी, पियानो या वीणा, किससे देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जानेंगे कि ये किससे देखने को मिलेंगे, वी बलसारा, वी बलसारा ये फेमस बजाते हैं पियानो, क्या बजाते हैं, पियानो के लिए अपने आप में ये फेमस है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, बिल्कुल हमें यहाँ पर जवाब देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, चलो लोकू उत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सा, चलो लाकू। तो आप यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा कि चलो लोकू, चलो लोकू के बाद में आपसे पूछेगा कि ड्री उत्सव, कौन सा उत्सव, एक ड्री उत्सव, ड्री उत्सव के बाद में एक लोसर उत्सव भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसके ऊपर अली आई, कौन सा, अली आई उत्सव, अली आई उत्सव, ये वाला भी आप लोगों को उत्सव यहाँ पर याद रखना है। और आपका अली आई के बाद में न्योक्रुम, कौन सा, न्योक्रुम उत्सव, न्योक्रुम उत्सव। तो ये आप लोगों से पूछेगा चलो लोकू, ड्री उत्सव, लोसर उत्सव, अली आई उत्सव या न्योक्रुम उत्सव। तो ये सभी उत्सव आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, या आपके आपके अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपके अरुणाचल प्रदेश के फेमस फेस्टिवल हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो प्रश्न आप लोगों को दे के रखा है, प्ले द गेम इन आपके स्पिरिट ऑफ द गेम, ये कौन से गेम्स हुए थे पहली बार जिनका हमें आदर्श वाक्य यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स, प्रथम या आपका एशियन गेम्स, या फिर प्रथम राष्ट्रमंडल खेल, या प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल, कब हमें किसका आदर्श वाक्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपके प्रथम जो ये आपके एशियन गेम्स हुए थे, इनका आदर्श वाक्य देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तभी हम लोगों ने देखा कि आपके प्रथम आधुनिक खेलों की शुरुआत कब होती है, 1896 में पहली बार आपके आधुनिक ओलंपिक गेम्स खेले जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से होती है, तो आपकी 1930 से खेले जाते हैं, और आपके एशियन गेम की शुरुआत 1951 से इनकी शुरुआत हुई। भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2 बार हो चुके हैं, 1951 और 1951 के बाद में 1982, ये 2 बार भारत में हमें आपके एशियन गेम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि आपके एशियन गेम्स में जो भारत रहा, भारत ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल कब प्राप्त किया था। ये जो फुटबॉल गेम्स हमें देखने को मिला, इसमें भारत ने कब कब आपके एशियन गेम्स में यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पर देना है। चलेगा, इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो हमें देखने को मिलेगा, दीव एक द्वीप है, तो ये दीव एक द्वीप है, दमन के तट पर, सॉरी हट नहीं, तट होगा ये, तट पर, महाराष्ट्र के तट पर, हट काट लीजिएगा इसे, तट पर, या गुजरात के तट पर, या गोवा के तट पर। तो दमन और दीव आप सभी जानेंगे, हमें द्वीप देखने को मिलेंगे। इसके बाद में हमें कहां पर देखने को मिलेगा, ये गुजरात के तट पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए हाल ही में कुछ प्रकार के एक दो ऐसे हमें जो द्वीप और जो आपके आइसलैंड देखने को मिले, जिन पर ऐसा कहा जा सकता है कि डिस्प्यूट हमें देखने को मिला। देखो एक तो आप लोगों का कच्चा दीवू द्वीप, कौन सा, ये दीवू द्वीप, ये जो द्वीप है ये वर्तमान में किसके पास में है, तो ये वर्तमान में हम लोग बोलेंगे कि ये श्रीलंका के पास में, किस देश के पास में, श्रीलंका के। तो ये क्या कहते हैं, ये पहले भारत का हुआ करता था, लेकिन फिर भारत में सरकार आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी साहब, ये गांधी की, तो उन्होंने 1974 में इसको श्रीलंका को दे दिया। ये लो भाई तुमको चाहिए रख लो। तो ये 1974 में इसको श्रीमती इंदिरा जो गांधी जी ने इसे श्रीलंका को यहाँ पर दे दिया।
ठीक है। और वहीं पर यहां पर आप लोगों को एक हमें कोको द्वीप, कौन सा, कोको द्वीप। अब ये जो कोको द्वीप है इस पर वर्तमान में किस देश का अधिकार है, वर्तमान में किस देश का अधिकार है, तो वर्तमान में म्यांमार का, कौन से देश का अधिकार है, म्यांमार का अधिकार हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी पहले भारत का था। ऐसे भी 1964 में 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने इसको भी किसको दे दिया था, म्यांमार को यहाँ पर दे दिया गया था। तो ये जो कोको द्वीप है, कोको द्वीप भी भारत का था, फिर इसे कोको द्वीप को 1964 में म्यांमार को दे दिया गया। लीजिए भाई, हम आपको द्वीप दे रहे हैं। चलिएगा बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न पे। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, हम लोगों ने पहले भी बताया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिल्ला दर्रा, बारालाचा दर्रा, नाथुल्ला दर्रा या जेलेपला दर्रा। ठीक है, तो ये जोजिल्ला दर्रा आपस में जोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल हमें राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा सवाल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जो जो आप लोगों का जोजिल्ला दर्रा है, आप लोगों का हमें एक बुर्जिल दर्रा, कौन सा दर्रा, एक बुर्जिल दर्रा देखने को मिलेगा। फिर बुर्जिल दर्रे के बाद में एक बनिहार दर्रा, कौन सा दर्रा, एक बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहार, ये जो तीनों प्रमुख दर्रे हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलते हैं। अब हमें जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम जो दर्रा हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमें लद्दाख वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और यही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा भी है। सबसे ऊंचा दर्रा यदि आप लोगों को सवाल पूछेगा, यही काराकोरम दर्रा देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में आप लोगों का माना दर्रा, कौन सा दर्रा, माना दर्रा आप लोगों को याद करना। माना दर्रा के पास में फिर आप लोगों का नीति दर्रा, कौन सा, नीति दर्रा। और नीति दर्रे के बाद में फिर आप लोगों का लीपू लेक दर्रा, कौन सा, लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रा। ये तीनों ही दर्रे कहां पर देखने को मिलेंगे, फिर हमें आपके उत्तराखंड में हमें ये देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें से भी ये भी याद होना चाहिए, लीपू लेक दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच में आज भी विवाद है। इस दर्रे को लेकर भारत और नेपाल के बीच में विवाद देखा जा सकता है, हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ में आप लोगों का एक नाथुल्ला दर्रा, कौन सा दर्रा, एक नाथुल्ला दर्रा। और नाथुल्ला दर्रा के बाद फिर आप लोगों का एक जेलेपला, नाथुल्ला दर्रा और जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहां पर देखने को मिलेंगे। यदि प्रश्न आएगा तो आप जवाब दीजिएगा। दोनों हमें सिक्किम में, कहां पर देखने को मिलेंगे, सिक्किम में देखने को मिलेंगे। और वहीं पर आप लोगों का बोमडिला, कौन सा, बोमडिला दर्रा। और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों का बोमडिला के बाद में यांग्याब दर्रा, कौन सा, यांग्याब दर्रा। तो ये जो दोनों दर्रे हैं आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश में, कहां पर, आपके अरुणाचल प्रदेश में हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इन दोनों दर्रों में से ये भी याद करिएगा, ये जो यांग्याब दर्रा है, इसी दर्रे से होकर यहाँ पर कौन प्रवेश करती है, तो भारत में जो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी जो देखने को मिलती है, वो इसी यांग्याब दर्रे से भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। वहीं पर थालगाड़ दर्रा, कौन सा दर्रा, थालगाड़ दर्रा। और थालगाड़ के बाद में यहाँ पर भोरघाट दर्रा, थालगाड़ और भोरघाट दर्रा, ये दोनों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद में जो पालघाट दर्रा है, यह पालघाट दर्रा हम लोगों को केरल राज्य में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसके साथ में आप लोग याद करिएगा, ये तो हो गया। इसके बाद में आप लोगों का एक रोहतांग दर्रा, ठीक है, ये रोहतांग दर्रा आप लोगों को आपके हिमाचल प्रदेश, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में, ये आपका हिमाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को याद होना चाहिएगा। बहुत सारे हमें दर्रे देखने को मिलते हैं। दर्रों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा, ये कौन से दो या राजमार्ग या दो कौन से शहरों के बीच में आपस में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को अब मुझे ये जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। तो ये इन दिए गए यहाँ पर जितने भी दर्रे लिखे गए हैं, ये जो पासेस लिखे गए, इन पासेस में से कौन सा ऐसा पास है, कौन सा ऐसा दर्रा है जो मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। ठीक है, हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन ए, यानी जोजिल्ला दर्रा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर।
और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश में है, यानी जो यूनेस्को की साइट है वो हमें सर्वाधिक किस देश में यहाँ पर देखने को मिलेगी। पहला ऑप्शन चीन, ये आपका इटली दे के रखा है। इटली के बाद आपके ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए विश्व धरोहर की सूची में सर्वाधिक स्थल हमें इटली के देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट से, या आपके ओजोन परत के संरक्षण से, या फिर जलवायु परिवर्तन से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानेंगे कि ये ओजोन परत के संरक्षण से यहाँ पर संबंधित है, इसी कारण ये मॉन्ट्रियल फेमस हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। देखिएगा कुछ प्रमुख सम्मेलन आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए 1971 में हमें जिस प्रकार से रामसर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन, एक रामसर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ, हमें आपके ईरान में देखने को मिलेगा। और ये किसके लिए, यह मुख्यतः भूमि सुधार किसके लिए हुआ था, माफी चाहेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पर आपके भूमि सुधार, हमें भूमि सुधार के लिए यहाँ पर यह देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में 1972 में फिर आप लोगों का स्कॉट होम सम्मेलन, कौन सा, स्कॉट होम सम्मेलन देखने को मिला। और ये कहाँ पर हुआ था, आपके स्वीडन में हमें देखने को मिला। और ये किस लिए हुआ था, ये सम्मेलन क्यों हुआ था, तो ये आपके पर्यावरण के संरक्षण के लिए, किसके, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें यह देखने को मिलता है। ठीक है। फिर इसके बाद 1987 में आप सभी जानेंगे कि हमें आप लोगों का मॉन्ट्रियल सम्मेलन, कौन सा, ये मॉन्ट्रियल सम्मेलन देखने को मिला। और ये जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था ये किस देश में हुआ, जवाब होगा ये कनाडा में हुआ था। और किस लिए हुआ था, तो आपके ओजोन परत में छेद देखा गया था, उसके संरक्षण के लिए किया गया। फिर इसके बाद में 1992 में आप देखेंगे कि हमें एक पृथ्वी सम्मेलन देखने को मिला था। और ये जो पृथ्वी सम्मेलन था, यह पृथ्वी सम्मेलन या आप लोगों से पूछेगा कि इस शहर में इसका आयोजन किया गया था, तो जवाब होगा कि रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो एक शहर था, यहाँ पर हमें ये देखने को मिला, ब्राजील में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, ब्राजील में हुआ था। किस लिए हुआ था, तो जलवायु परिवर्तन के लिए, किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए हुआ था। आप सभी को जवाब देना है कि 2005 में आप लोगों का क्योटो सम्मेलन देखने को मिलेगा। ये जो क्योटो सम्मेलन था, ये क्योटो सम्मेलन का प्रमुख कारण क्या हुआ करता था, इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की पुनः ये जो नियुक्ति किस वर्ष की गई थी, तो पुनः नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। और तेंदुलकर समिति की आप लोगों से पूछेगा तो 2005 में पुनः नियुक्ति हमें देखने को मिलती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। भारत सरकार ने गरीबी उन्मूलन से सचित ये जो यहाँ पर तेंदुलकर समिति को नियुक्ति किया गया था 2005 में पुनः। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस बुक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था। आप सभी जानेंगे कि गांव के विकास के लिए या ग्राम जो पंचायत के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान दिया वो हमारे भारत में और कोई नहीं, महात्मा गांधी हुआ करते थे। उन्होंने सबसे पहले कौन सी पुस्तक में इसका जिक्र किया था, हरिजन में, नवजीवन में, या हिंद स्वराज। तो यदि आप लोगों से सवाल पूछेगा कि सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कौन सी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हमें उल्लेख और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उल्लेख कौन सी पुस्तक में हमें देखने को मिलेगा, तो जवाब होगा हिंद स्वराज। महात्मा गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई, इसमें इनका जिक्र देखने को मिला। और महात्मा गांधी जी ने कौन सी पुस्तक में ये कहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट या जो ब्रिटिश संसद है यह एक वेश्या के रूप में कार्य करती है, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी के थे। और महात्मा गांधी जी ने यह स्टेटमेंट कौन सी पुस्तक में दिए थे। ठीक है। यानी ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश जो संसद है यह एक वेश्या के समान है,
एक वेश्या के समान है, ये कौन सी अपनी पुस्तक में कहे थे? तो आप सभी को याद होना चाहिएगा, ये भी महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था। कौन सी पुस्तक में? हिंद स्वराज में भी यही स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमें यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। चलिएगा पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री का भत्ता किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? आप सभी जानेंगे कि जितने भी पदाधिकारी होते हैं उन सभी के जितने भी वेतन भत्ते हमें हमारी अनुसूची 2 के तहत देखने को मिलती हैं, और उनकी शपथ प्रक्रिया हमें आपकी अनुसूची 3 में यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन महामहिम हमें प्रधानमंत्री से संबंधित पूछा है कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते किसके द्वारा यहाँ पर तय किए जाते हैं? कैबिनेट सचिवालय, संसद, पीएमओ या भारत के राष्ट्रपति? ये और कोई तय नहीं करेगा, बल्कि ये संसद द्वारा तय किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड है इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और यदि कोई भाई हमसे नया जुड़ा है और वो चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज वो चैनल को लाइक करेगा और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिएगा इसी के साथ बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और शायद सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो सकता है ये। पार्कर सोलर प्रोब मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो प्रोबर सोलर प्रोब मिशन है, ये जो हमें पार्कर सोलर जो प्रोब मिशन देखने को मिलेगा, ये मिशन किस देश का देखने को मिलेगा, और यह हमने कहां पर भेजा है? ये हमने सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा है। और ये किसके द्वारा भेजा गया? ये नासा के द्वारा भेजा गया, और ये नासा के द्वारा 2018 में मुख्य तौर पर भेजा गया था। यानी अमेरिका इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, भारत ने सूर्य की परतों का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन छोड़ा है, जिसका नाम है आदित्य L1। ये हमारा मिशन है कि जो हम लोगों ने हमारे यहाँ से लॉन्च किया है सूर्य की परतों का अध्ययन करने के लिए। चलेगा, और ये जो प्रश्न है आप सभी को इस प्रश्न का जवाब होमवर्क में देना है, यानी कमेंट बॉक्स में आप सभी को देना है। सवाल आप लोगों से पूछा एक्स यहाँ पर पोसेट किस देश का पहला ध्रुवीय यहाँ पर मिशन है? तो किस देश का ध्रुवीय ये मिशन हमें देखने को मिलेगा? भारत, जापान, जर्मनी या रूस? किसका हमें पहली बार ये ध्रुवीय मिशन देखने को मिलेगा? दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।